गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमने थोड़ा कंप्लीट किया था। उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में इसके बारे में सारी चीज़ें बताई थी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है, तो हमारे शरीर में सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है और कैसा होता है। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के जनक कौन है? जिसने सबसे पहले एंजियोलॉजी दिया था शब्द या एंजियोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, तो वह है विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे द्वारा सबसे पहले स्टडी की गई थी और इन्होंने कहा था कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। मतलब कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र और खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। ओपन में कौन सी चीज़ें होती है? तो ओपन में जैसे मानव में जो है 2 नली पाई जाती है जिसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त बहता है, जिसे धमनी और सिरा कहते हैं। लेकिन खुले में शुद्ध और अशुद्ध साथ में बहता है। खुले में मतलब ओपन में जो है शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है साथ में बहता है। तो ये हो जाता है क्या? ओपन। जैसे फॉर एग्जांपल मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एनालिडा, ये सारे जीव जो हैं इनमें जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और मानव में जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो है ये क्लोज्ड होता है। क्या होता है? क्लोज्ड होता है। इसके लिए क्या होती है? आर्टरी और वेन जैसी सुविधाएं होती है जो रक्त को लाने और ले जाने तक काम करती है। बॉडी से रक्त को हृदय तक लाती है और हृदय से रक्त को कहाँ ले जाती है? बॉडी तक ले जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ का अध्ययन करना है, तो रक्त, ब्लड का अध्ययन करना है इसमें। और क्या चीज़ आती है? तो हार्ट और उसके बाद है आर्टरी या रुधिर वाहिनियाँ, मतलब कि इसमें धमनी और सिरा का हमें अध्ययन करना है। तो इसके बाद हमने ब्लड के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया था कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है जिसमें भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। एक पुरुष में, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुष में देखा जाए तो 5 से 6, और महिला में थोड़ा आधा या आधा लीटर थोड़ा कम माना जाता है। 4.5 से 5.5 के बीच में ऐसा माना जाता है कि रक्त होता है, जो पूरी बॉडी का 7 से 7.5 से 8% होता है। मतलब आप पूरी बॉडी का वेट निकालेंगे तो उसमें 7.5 से 8% जो है 100% में से निकालेंगे, 7.5 से 8.5% आपका जो होता है पूरा ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड जो है कोलाइडी विलियन है, जिसका आप बोल सकते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन है, जिसका आकार लगभग 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इसके पार्टिकल्स होते हैं। ओके। उसके बाद ये हल्का क्षारी प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। 7.4 इसका पीएच मान बताया था मैंने, 7.4 जो है इसका पीएच मान बताया था। अब इसका कार्य क्या है? रक्त का कार्य क्या है? ठीक है, तो रक्त का कार्य है शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना, या शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना। मतलब रक्त का बेसिक कार्य शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना। आया समझ में आपको? मतलब शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब रक्त का रंग लाल क्यों होता है? चीज़ें पूछी जाती है कि ब्लड जो होता है लाल क्यों होता है? तो लाल रंग जो होता है वो होता है HB के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अब रक्त का रंग लाल हो जाता है। अब बहुत से क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, HB से बन जाते हैं, हीमोग्लोबिन से बन जाते हैं कि HB क्या है? HB क्या है? कैसा पिगमेंट है? तो HB जो है, हीमोग्लोबिन जो है, एक श्वसन वर्णक है। क्या है? श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक, या इसे बोल सकते हैं आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। HB जो है एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका रंग जो होता है बैगनी रंग का होता है। जिसका रंग जो होता है HB का जो रंग होगा
वो होगा बैगनी कलर का। कैसा होगा? बैगनी कलर का। आ रही कि नहीं बात समझ में? यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बनने के आसार है, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं एग्जाम में, रिपीट भी होते हैं और आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। काम क्या है? ऑक्सीजन का पहुंचाना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है। लाल रंग क्यों होता है रक्त का? तो Hb के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा होता है? बैगनी, वायलेट होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, इसमें 2 प्रकार की जटिल प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में 2 प्रकार की जटिल प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की जटिल प्रोटीन है, और ये भी कैसी है? जटिल है, कॉम्प्लेक्स साइट की है एकदम। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स साइट की जो जटिल प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है? एक का नाम है हिमेटिन और एक का नाम है ग्लोबिन। क्या है? हिमेटिन और ग्लोबिन। जटिल प्रोटीन का नाम है हिमेटिन और ग्लोबिन। मतलब Hb में जो है प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, एक का नाम है हिमेटिन, हिमेटिन, या इसको बोलते हैं हिम। क्या बोलते हैं? हिम। ठीक है। और दूसरा है ग्लोबिन, ग्लोबिन। ठीक है। हिमेटिन और ग्लोबिन जो है इसमें जटिल प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो रक्त में होती है क्या? ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होगी। ग्लोबिन प्रोटीन जो होगी वो होगी रक्त में। और जो यहाँ पर आप हिम देख रहे हैं, हिमेटिन देख रहे हैं, तो इसमें आयरन होगा। क्या होगा? आयरन। आयरन 2 फॉर्म में होता है। आयरन जो होता है 2 फॉर्म में होता है। एक होता है Fe+2 और एक होता है Fe+3। मतलब डबल प्लस लग जाए तो ये हो जाता है और ट्रिपल प्लस लग जाए तो ये हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसको बोलते हैं फेरस, इसको क्या बोलते हैं? फेरस। और इसको बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। तो रक्त जो होता है, रक्त में जो आयरन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? मतलब रक्त में जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो होता है फेरस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है? रुधिर में जो आयरस होता है फेरस, फेरस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? फेरस अवस्था में होता है। ये ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में सारी जानकारी दे दी है। हीमोग्लोबिन जो है क्या काम करता है? रक्त को पिगमेंट देता है, रंग देता है, या आप बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन कैसा पिगमेंट देता है? तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कैसा है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसका खुद का रंग बैगनी है। लाल रंग दे रहा है लेकिन रंग कैसा है इसका? बैगनी है। दूसरी चीज, इसमें जो जटिल प्रोटीन पाई जाती है, एक हिमेटिन होती है और ग्लोबिन होती है। ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है और हिमेटिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन ग्लोबिन प्रोटीन के कारण ग्लोबिन प्रोटीन जो है रक्त में घुला होता है, और हिमेटिन जो होता है इसमें आयरन होता है। किस फॉर्म में होता है? फेरस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फेरस के फॉर्म में होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन गए आपके, और एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। आने वाले एग्जाम में जब आपके क्वेश्चंस पेपर आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको एक जगह बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कोई भी किताब में एक जगह नहीं मिलते हैं ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको अच्छे से अच्छी बुक परचेज करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चन आपको एक जगह मिलते हैं। तो वहाँ पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स वो भी छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? लीव कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि रक्त कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ ब्लड देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ब्लड, है ना? रक्त कितने प्रकार का होता है? तो टाइप्स ऑफ ब्लड में अगर देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ ब्लड, रक्त के प्रकार, 2 टाइप्स, मतलब 2 प्रकार का होता है रक्त। एक होता है प्योर, एक क्या होता है? प्योर। एक होता है इम्प्योर। मतलब ब्लड जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं एक होता है शुद्ध रक्त और दूसरा होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है। ये होता है शुद्ध रक्त और एक होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त अशुद्ध क्यों है? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त शुद्ध क्यों है? ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि शुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसमें क्या घुली हो? Hb के साथ जो है ऑक्सीजन घुला हो। और अशुद्ध रक्त अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि वहाँ Hb के साथ क्या घुला होता है? CO2 घुला होता है। क्या घुला होता है? CO2। अब जब ये हेमोग्लोबिन के साथ क्या घुलता है? ऑक्सीजन घुलता है, तो ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बना लेता है दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन।
ठीक है। कौन सी प्रोटीन दोस्तों इसमें? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन नामक प्रोटीन है। और ये क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। इसको प्योर को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लिख लो भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली हो, और इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इसे दो नाम से जान सकते हैं, एक तो ये होगा इम्प्योर, एक होता है प्योर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या होता है कि जब रक्त में ऑक्सीजन घुलती है तो प्रत्येक अंग तक जो है ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है, और परिवहन होने के बाद जो है जब ऑक्सीजन जल जाती है और जलने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाती है? CO2 में हो जाती है। तो वही जो है हमारे शरीर में सिरा से होते हुए कहाँ आ जाती है? हृदय में आ जाती है। हृदय में आने के बाद प्योरीफाई, अगर गैस के फॉर्म में प्योरीफिकेशन देखते हैं तो फेफड़ों में जाकर वो डायरेक्ट गैस के फॉर्म में प्योरीफाई हो जाती है। जैसे कि आपने इनहेल एक्सेल किया, सांस जैसे अंदर ली तो अंदर लेने के बाद फेफड़ा जो है ऑक्सीजन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में बदलकर कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से एक्सेल के रूप में बाहर निकाल देता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऑक्सीजन ले लेते हैं वायुमंडल से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें जाती है बॉडी में, लेकिन वह वापस एस्पिरेट कर दी जाती है। जैसे आपने सांस ली तो सांस में बहुत सारी गैसें हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, यहाँ पर नियॉन भी हो सकती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, बहुत सारी गैसेज होती है। लेकिन एटमॉस्फेयर का एक फीचर होता है। एटमॉस्फेयर का फीचर क्या होता है कि हल्की गैसें कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर में होती है। और भारी गैसेस कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर में नीचे होती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप लोग हॉल में, बड़े हॉल में अगर काफ़ी लोग बैठ जाते हैं, वेंटिलेशन की सुविधा नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर आपको घुटन सी महसूस होती है, या बोल सकते हैं वहाँ थोड़ा सा हीट होता है। हीट होने का रीज़न क्या होता है कि भारी गैसेस क्या करती है? नीचे बैठ जाती है, और हल्की गैसेस कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। अब CO2 जो है एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम करती है, इतना तो सबको पता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यही जनरेट करती है। तो CO2 जो है ज़्यादा होने के कारण जो है ये जो गैस होती है इसे कहा जाता है, ठीक है, CO2 को दम घोटू गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दम घोटू गैस कहा जाता है। ये CO2 है, इसे कौन सी गैस कहा जाता है? दम घोटू गैस कहा जाता है। और दूसरी चीज एक और है जो कि CO है। क्या है? CO कार्बोक्सी, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, C के साथ O जल जाता है तो इसको बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। अभी बढ़ाएंगे बॉन्डिंग। आपको जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आएगा, उसमें हम आपको कैसे इसे ज्वाइन करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, सिखा देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं भाई इसको? क्योंकि क्या करता है, ये बॉडी में घुलते जाता है और ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड घुलकर क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। तो इंसान जो है, आपने नॉर्मल केसेस सुने होंगे, ठंडी के दिनों में अंगीठी जलाकर जो है कमरे में व्यक्ति सो रहे थे, परिवार सो रहा था, और उसके बाद सुबह देखा तो सारे के सारे की डेथ हो गई। मतलब कि इसे साइलेंट, मतलब धीरे धीरे घुलते जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं लगता, और व्यक्ति सोया का सोया रह जाता है। ऐसी कंडीशन होती है इसके। और इसके साथ क्या कंडीशन होती है? इसके साथ ऐसी कंडीशन होती है कि दम घोटती। क्या घोटती है? दम। लेकिन कभी कभी जो है इसका भी परिणाम मौत तक चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, विलेजेस में बहुत सारी अवधारणाएं बनी होती है कि यहाँ पर इस पेड़ के नीचे कुछ तो है बात, ठीक है। अब ये बात जो है कैसी नजर आती है कि यहाँ भूत, जैसे भूत है, इसमें क्या है? इसमें भूत है। अब देखो ये भूत कैसे जनरेट हुआ, ठीक है, इसमें भूत कैसे जनरेट हुआ? पेड़ बहुत बड़ा है ना, बिल्कुल बहुत बड़ा है पेड़। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, तो ऐसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, रात के समय जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेना चालू कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना चालू कर देते हैं। अब सोचो, इतना बड़ा पेड़ अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो ये कहाँ जाएगी? तो यहाँ पर एक ऑरा बन जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और मान लो इसके नीचे, अब आपको इतना तो पता ही होगा कि नॉर्मल सा कि विलेजेस में जो है खाट डालकर जो है बड़े पेड़ के नीचे सोया जाता है, सोया जाता है ना।
तो सिंपल सी बात है, गांव में एक दद्दू बैठे थे यहाँ पर, सोए हुए थे, अब चलने फिरने में असमर्थ थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये औरा बन गया रात में और दद्दू से उलट गए। क्या हो गए, दद्दू चले ही गए। तो किसके कारण चले गए, CO2 के कारण चले गए। दम घुटते गए, दम घुटते गए, दम इतना ज़्यादा घुट गया कि मतलब सांस ही टूट गई। तो अब बोला भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो भूत है। क्या है इसके अंदर, भूत। इसके अंदर जो ऑरा है वो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण एटमॉस्फेयर में एकदम से गर्माहट आ गई। गर्माहट होने के बाद सांस लेने में दिक्कत हुई और उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी कंडीशन भ्रांतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आपको ये देखना है प्योर और इम्प्योर। प्योर किस में बहता है रे भाई, तो धमनी में बहता है, और इम्प्योर किस में बहता है, तो सिरा में बहता है। अभी डिफाइन कर देंगे कि धमनी क्या होती है और सिरा क्या होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है और रक्त में क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो इम्प्योर प्योर वाली कहानी आपको समझ में आ गई। और देख लेते हैं रक्त में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो रक्त में जो है, ब्लड में जो है 55%, कितना परसेंट, 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा। 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा, रक्त में होता है प्लाज्मा। ठीक है, ये वाला प्लाज्मा नहीं, आप वो वाला प्लाज्मा ना समझे जो कि केमिस्ट्री में आता है। मैटर की 5 स्टेज होती है, वर्तमान में तो 4th स्टेज होती है प्लाज्मा। तो वहाँ पर जो लिक्विड स्टेज है वो प्लाज्मा है, और यहाँ पर होती है रुधिर वाहिनियाँ। क्या होती है, रुधिर कणिकाएं बोल सकते हैं, रुधिर कणिकाएं। ये कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं हैं रे भाई, तो ये होती है RBC। क्या होती है, RBC रेड ब्लड कार्पल्स। ये होती है WBC वाइट ब्लड सेल्स। और ये होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में इनका अलग ही नाम चलता है। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, और इसको बोलते हैं भाई, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये सारे नाम चलते हैं, इनको सबको डिटेल में देखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में देखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। दूसरी चीज़, प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्लाज्मा जो है हल्का पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हल्का पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है। प्लाज्मा जो है हल्का पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है। इसमें 90 से 92% भाई, 90 से 92% जो होता है वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। 90 से 92% पानी होता है, और 8 से 10% मिनरल्स होता है। 8 to 10% जो होता है इसमें मिनरल्स होता है। क्या होता है, मिनरल्स होता है। ठीक है, और प्लस होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, मतलब कि 8 से 10% ही प्लाज्मा है इसमें। और क्या है, हल्का पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है, और बाकी इसमें प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो इस प्लाज्मा में आपने बहुत सुना होगा कोरोना के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी। क्या सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी। मतलब रक्त में से अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आपको हल्का पीले रंग का प्लाज्मा मिल जाएगा। उस प्लाज्मा को एक बार कोरोना हो जाने के बाद उसकी एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और मजबूत हो जाती है तो उसका प्लाज्मा निकाल कर जो है दूसरे व्यक्ति जिसको कोरोना हो चुका है उसको चला दिया जाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था। तो इसे कहा जाता था प्लाज्मा थेरेपी। क्या कहा जाता था, प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसमें जो है कौन कौन सी प्रोटीन होती है तो वो देख लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जो पहली प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और होती है फाइब्रोनोजन। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है प्रोथ्रोम्बिन, और कौन सी होती है, फाइब्रोनोजन। दूसरी प्रोटीन होती है एल्बुमिन। क्या होती है, एल्बुमिन। इसमें दूसरी जो प्रोटीन होती है वो एल्बुमिन होती है, और तीसरी जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूमिन। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूमिन। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूमिन। आप प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूमिन, ये प्रोटीन के काम क्या है,
तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाने का काम करती है दोस्तों। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। किसका काम करती है? रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। क्या? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और यहाँ पर जो एल्बुमिन नजर आ रही है आपको, एल्बुमिन वो करती है खनिज लवण का संतुलन बनाए रखना। खनिज लवण, शरीर में खनिज लवण जो होते हैं ना, खनिज लवण हमारे शरीर में, जैसे कि सिंपल सी बात है, आयरन एक खनिज है ना, उसके बाद सोडियम एक खनिज है। खनिज लवणों का जो है संतुलन बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? संतुलन बनाने का काम कौन करता है? ये आपका ग्लोबुमिन। अब ये ग्लोबुमिन प्रोटीन कहाँ से मिलती है? तो ग्लोबुमिन प्रोटीन आप बाहर से भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं? बाहर से ले सकते हैं। सॉरी, एल्बुमिन बात कर रहे हैं, एल्बुमिन। अरे अंडा देखा होगा, एक में जो पीला पदार्थ होता है ना, तो उस पीले पदार्थ में एल्बुमिन ही प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? एल्बुमिन। तो आप अंडे नहीं भी खाएंगे ना तो भी आपके शरीर को क्या मिल जाएगा? एल्बुमिन मिल जाएगा। गॉट इट? चले नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में लास्ट वाला बच जाता है ग्लोबुमिन। क्या बच जाता है? ग्लोबुमिन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ग्लोबुमिन क्या करता है? तो ग्लोबुमिन जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसे क्या करता है? मजबूत करता है। मतलब हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग करेगा। एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अल्फा, बीटा, गामा, इसमें 3 सेल होती है और यही सेल, इन्हीं सेलों में अगर बात की जाए अल्फा सेल की, किसकी बात की जाए? अल्फा सेल की, तो अल्फा सेल एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रुधिर सीरम क्या होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में कि एक बॉटल होती है NS की, उसमें हल्का पीले रंग का जो पदार्थ होता है वो होता है रुधिर सीरम। क्या होता है? रुधिर सीरम। अब वो कैसे बनता है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, उन सबको देखते हुए आगे चलकर हम लोग RBC और WBC और प्लेटलेट्स को भी देखेंगे। ये चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल जो एजुकेटर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं।